हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार। स्वागत है आपका सैनिक क्लासेस पर। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये मेरा 5वां वीडियो है। अगर पिछले 4 वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें। पिछले वीडियोज में मैं टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट, क्लासिकल डांस, फोक डांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात की गई है। आज के वीडियो में इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत की बात करेंगे। संगीत संगीत हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। संगीत ही तो है जो शब्दों को मधुर और सुरीला बनाता है। कभी कभी मन को इतनी खुशी दे जाती है तो कभी संगीत को सुन अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। संगीत एक ऐसी कला है जो मनुष्य को दीवाना बना देती है। संगीत जीवन का अंश है, इसके बिना जीवन एक प्रश्न है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संगीत हमारे जीवन में होना चाहिए। ललित कला ललित कला के अंतर्गत उन कलाओं को शामिल किया जाता है जो मन को काफ़ी लुभावती है। ललित कला के अंतर्गत 5 कलाओं को शामिल किया गया है: संगीत, म्यूजिक, नृत्य, डांस, चित्रकला, पेंटिंग, कविता, पोएट्री, मूर्तिकला, पपेट्री को शामिल किया गया है। ललित कलाओं में भी संगीत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसको संगीत विज्ञान कहा जाता है। नारद मुनि देवताओं का संगीतज्ञ थे जो इंद्र के दरबार में रहते थे। नारद मुनि ने वीणा का आविष्कार किया था। तंबूर भारतीय संस्कृति के सबसे पुराना संगीतज्ञ थे जो धन के देवता कुबेर के दरबार में रहते थे। सरस्वती को संगीत की देवी मानी जाती है। ललित कला को प्रोत्साहित करने के लिए 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में भारतीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए ललित कला अकादमी की शुरुआत की गई भारत सरकार द्वारा। और प्राचीन काल में संगीत की स्थिति को देखते हैं। गुप्त काल को कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि यही गुप्त काल को कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही चित्रकला, मूर्तिकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। गुप्त काल से ही हिंदू धर्म की मूर्तियों का बनाना प्रारंभ हुआ था, जिसे गुप्त काल कलाओं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त काल में फाहियान, कालिदास जैसे रचनाकार हुए। फाहियान चीन का निवासी था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। भारत के संगीत के बारे में पहली बार फोक्यो की पुस्तक में वर्णन किया। कालिदास शुंग वंश के शासन काल का वर्णन करता है, लेकिन कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। कालिदास ने नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य की रचना की है। नाटक में मालवी का अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम नाटक के हैं। और खंड काव्य में ऋतु संहार, मेघदूत। महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, रघुवंश में भगवान राम का वर्णन किया गया है। खंड काव्य होता है कविता यानी संगीत, यानी पूरी को संगीत को लयबद्ध किया गया था कालिदास द्वारा। वात्सायन कामसूत्र पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत में 14 आर्ट्स का वर्णन मिलता है। वात्सायन भी संगीत को महत्वपूर्ण आर्ट्स बताया है। भारतीय संगीत पर इस्लाम का प्रभाव। बाद में गुप्त वंश के बाद, हर्षवर्धन वंश के बाद भारत में मुगल शासक का स्थापित हुआ, जिसमें मुगलों की कुछ संस्कृति भारत में एडॉप्ट कर ली गई, जिसके कारण भारतीय संगीत पर इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसमें अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, कव्वाली का पिता भी है और तबला का जनक भी कहे जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो ने 6 शासकों के दरबार में दरबारी रहे थे। अमीर खुसरो फारसी, अरबी को मिलाकर भारत में संस्कृति का प्रवेश किया, जिसे भारतीय संगीत पर फारसी और अरबी का काफ़ी ज़्यादा
प्रभाव पड़ा। ख्याल और तराना का भी विकास हुआ। ख्याल होता है कल्पना, कोई भी स्क्रिप्ट में कल्पना का वर्णन करते हैं कि जो चीज़ हो नहीं सकता उसको सपनों में या अन्य तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है। तराना तराना हारमोनियम पर निकाला जाने वाला आवाज़ होता है, जैसे आप हर हारमोनियम वादक की आवाज़ से सुनते हैं वो एक प्रकार का तराना है। मुगल संस्कृति संगीत पर इस्लाम के प्रभाव से हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत में काफ़ी विविधता देखी गई है। जहाँ हिंदुस्तानी संगीत जिस पर इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, उसमें ध्रुपद, ठुमरी, लय, ताल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता था। बस खड़ी बोली अरबी, फारसी, उर्दू पर बोली जाती थी और सबसे सरल संगीत हिंदुस्तानी संगीत। जबकि कर्नाटकीय संगीत काफ़ी कठिन थे, क्योंकि कर्नाटकीय संगीत का जनक भरतनाट्यम से उद्भव हुआ है, जिसमें मलयालम, तेलुगु भाषा का प्रयोग किया गया है। कर्नाटकीय संगीत में ध्रुपद, ठुमरी, लय, ताल का कॉम्बिनेशन होता है और यह काफ़ी कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सब लय ताल का कॉम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर स्वर की बात करें संगीत में तो स, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। स से षड्ज, रे से ऋषभ, गा से गंधर्व, मा से मध्यम, पा से पंचम, ध से धेवत, नि से निषाद। निषाद में सबसे ज़्यादा उच्चारण मिलता है। भारतीय संगीत में 108 ताल हैं, 7 स्वर हैं और 5 स्वर से ओडव राग का उत्पन्न होता है और 6 स्वर से षड्ज राग का उत्पन्न होता है, जबकि 7 स्वरों के मिश्रण से संपूर्ण राग बनता है। रागों की संख्या अनंत है, बहुत से सारे राग, जैसे रागों की प्रकार के बारे में आगे बात करते हैं। कम से कम 5 स्वर मिलते हैं तो ताल, और ताल से फिर राग बनते हैं और स्वर से पिच यानी श्रुति बनते हैं, यानी 5 स्वर से ताल बनते हैं, ताल से राग बनता है। और भारतीय संगीत में 108 ताल हैं। राग की बात करें तो 7 राग हैं। राग अनंत हैं, जबकि स्वर 7 स्वर हैं। आलाप स्वर को लंबे समय तक खींचना आलाप कहलाता है। हारमोनियम लोग कभी कभी आलाप लेते हैं, बहुत ही देर तक लेते ही रह जाते हैं कोई भी सॉन्ग में और फिर बंदिश में कम समय तक स्वर को खींचा जाता है। राग जैसे दीपक राग, हिंदोल राग, मेघ राग, श्री राग, मलकोंस राग, भैरवी राग, देश राग को विभिन्न समय में, विभिन्न ऋतु में, विभिन्न मूड में गाया जाता है। जैसे दीपक राग मध्य रात्रि में, गर्मी की ऋतु में दया भाव से गाया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, दीपक रात में जलता है, इसलिए मध्य रात्रि के समय में गाया जाता है। दीपक के जलने से थोड़ा सा गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए गर्मी ऋतु में दीपक राग को गाया जाता है और दया भाव से दीपक राग को गाया जाता है। हिंदोल राग 2 यानी प्रेमी जोड़े के लिए गाया जाता है और तड़के यानी सुबह के 4 बजे गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। और मेघ राग मध्य रात्रि में गाया जाता है और वर्षा के मौसम में साहस मूड में गाया जाता है। मेघ वर्षा मौसम में ऐसे भी याद रख सकते हैं। श्री राग श्री मतलब विष्णु यानी श्याम यानी शाम में श्री राग शाम में गाया जाता है, शरद मौसम में गाया जाता है और खुशी मूड में गाया जाता है। मालकोंस राग मध्यरात्रि में गाया जाता है और शरद ऋतु में गाया जाता है और प्रेम मूड में गाया जाता है। भैरवी राग सुबह में गाया जाता है और पतझड़ ऋतु में गाया जाता है, शांति मूड में गाया जाता है। देश राग रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट राग है जिसको कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो
अब तक हम लोगों ने क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिक से रिलेटेड बातें हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में भारतीय नाट्य यानी थिएटर्स और उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। अपनी फ्रेंड्स को भी इस चैनल पर इनवाइट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।